डॉक्टर ममता आरजीकर अस्पताल में ड्यूटी पर थी। डॉक्टर ममता दूसरे साल की पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर थी और वह आरजीकर अस्पताल के चेस्ट विभाग में काम कर रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें कभी 24 घंटे तो कभी 36 घंटे काम करना पड़ता था, जिसके कारण वह अपने घर से ज़्यादा समय अस्पताल में ही बिताती थी। दूसरे डॉक्टरों की तरह उनके लिए भी अब अस्पताल ही उनका दूसरा घर बन गया था। 8 अगस्त के दिन भी डॉक्टर ममता का शेड्यूल बहुत व्यस्त था। उस दिन उन्होंने कई मरीजों का इलाज किया, लेकिन चाहे वह कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, वह कभी भी अपने माता-पिता को फ़ोन करना नहीं भूलती थी, बस यह जानने के लिए कि उन्होंने खाया या नहीं, पिता ने दवाई ली या नहीं, उनका दिन कैसा रहा या फिर अस्पताल में क्या हुआ। वह छोटी-बड़ी बातें अपने माता-पिता से साझा करती थी, क्योंकि उनके माता-पिता के लिए ममता ही सब कुछ थी। उस दिन भी उन्होंने 11 बजे अपनी माँ से फ़ोन पर बात की और कहा कि कुछ मरीजों को देखने के बाद वह खाना खा लेगी। माँ से बात करने के बाद वह फिर से अपनी ड्यूटी पर चली गई। रात करीब 1:30-2 बजे उन्हें खाना खाने के लिए समय मिला। वे अपने अस्पताल के 4 दोस्तों के साथ खाना खाने गई। उनमें से 2 जूनियर डॉक्टर थे, एक नर्स स्टाफ थी और एक इंटर्न डॉक्टर। खाना खाते समय वे सभी अपने मोबाइल पर ओलंपिक देख रहे थे, जहां नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। इधर उनका खाना भी खत्म हो गया। रात के करीब 2:30 बज गए थे। ओलंपिक भी खत्म हो गया था और डॉक्टर ममता बहुत थक चुकी थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लें और फिर ताज़ा दिमाग से अपनी ड्यूटी पर वापस लौटें। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद कोई भी थक जाएगा ना। आराम करने के लिए डॉक्टर ममता सेमिनार हॉल में चली गई। उन्होंने अपने एक जूनियर डॉक्टर से कहा कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उन्हें सेमिनार हॉल से बुला लिया जाए। उनके साथ खाना खाने वाले चारों लोग भी अपने अपने काम पर चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ममता सेमिनार हॉल में क्यों गई? क्या उसके अस्पताल में डॉक्टरों के आराम करने के लिए कोई और कमरा नहीं था? असलियत यह है कि कई सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टरों के लिए अलग से आराम करने के लिए कोई खास कमरा नहीं होता, जहां वे आराम से बैठ सके या कपड़े बदल सके। कई अस्पतालों में तो साफ-सुथरे शौचालय भी नहीं होते और जब कोई इमरजेंसी होती है तो डॉक्टरों को 2-3 दिन तक अस्पताल में ही गुजारना पड़ता है। वास्तव में चेंजिंग रूम और रेस्ट रूम होना आज की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी इन सभी सुविधाओं के बिना भी डॉक्टरों को अपने काम करना पड़ता है। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टरों के लिए कोई अलग कमरा नहीं था, इसलिए डॉक्टर ममता रात के 3 बजे के बाद सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। उस रात हमेशा की तरह कुछ डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे, कुछ मरीज आराम कर रहे थे और कुछ नर्स अपना अपना काम कर रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अगले दिन सुबह 11 बजे ममता के घर पर अस्पताल से एक फ़ोन आया। अस्पताल के अधीक्षक फ़ोन पर थे। घर वालों ने सोचा कि अचानक अस्पताल से फ़ोन क्यों आया। तभी फ़ोन से आवाज़ आई, आपकी बेटी की तबीयत बहुत गंभीर है, आपको तुरंत अस्पताल आना होगा। आए वडील आगे कुछ पूछने वाले थे, तभी सामने से फ़ोन अचानक कट गया। ममता की मां ने दोबारा उस नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन अस्पताल में कोई भी उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने अपनी बेटी को भी फ़ोन किया, लेकिन ममता भी फ़ोन नहीं उठा रही थी।
थोड़ी देर बाद फिर से अस्पताल से दूसरा फ़ोन आया जिसमें कहा गया आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, आप तुरंत अस्पताल आ जाइए। यह सुनकर डॉक्टर ममता के माता-पिता शोक में चले गए। जिस बेटी से उन्होंने रात में बात की थी वह तो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, फिर उसने आत्महत्या क्यों की, कैसे की? इनके मन में कई सवाल उठने लगे। डॉक्टर ममता के माता-पिता और रिश्तेदार घबराते हुए अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अस्पताल में भारी भीड़ थी। वह जल्दी-जल्दी अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर पहुंचे। उनके दिमाग में उस वक्त कुछ और नहीं चल रहा था। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी को देखना था, उससे मिलना था। उसकी बेटी ने आत्महत्या की थी, फिर भी उन्हें बस कमरे के बाहर 3 घंटे इंतजार करना पड़ा क्योंकि उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। कमरे के बाहर आने वाले हर डॉक्टर से ममता की मां गुहार लगाती रही, कृपया हमारी बेटी को एक बार देखने दीजिए, उसे मिलने दीजिए। लेकिन किसी को उसकी हालत पर तरस नहीं आया। 3 घंटे के बाद आखिरकार ममता के माता-पिता को उनकी बेटी को देखने के लिए कमरे के अंदर ले जाया गया, लेकिन जिस हालत में उसकी बेटी वहां पड़ी थी वह किसी भी माता-पिता के लिए असहनीय थी। कमरे के एक कोने में उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी टॉप फटी हुई थी और उसके कमर के नीचे कपड़े नहीं थे। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे और उन घावों से लगातार खून बह रहा था। उसकी जांघों की हड्डियां इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थी कि उसके पैर फट गए थे और उसके जख्मी गुप्तांगों से खून निकल रहा था। उसका चश्मा टूटा हुआ था जो पास में पड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चश्मे की कांच उसकी आंखों में घुस गई थी, जिससे उसकी आंखों से भी खून बह रहा था। उसकी लाश के पास ही एक पानी का बोतल, लैपटॉप और मोबाइल पड़ा हुआ था। उसके पास ही उसकी चप्पल उतरी हुई थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उन माता-पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकते हैं। लेकिन उस जगह मौजूद पुलिस ने ममता के माता-पिता से कहा, आप सिर्फ कुछ मिनट के लिए लाश के पास खड़े रह सकते हैं और केवल एक फोटो मोबाइल में ले सकते हैं। आपको यहाँ ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर ममता के पिता ने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी की लाश का एक फोटो मोबाइल में लिया और भारी मन से वहां से बाहर निकल गए। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उनका मन कह रहा था कि उसकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि जो भी उस लाश को देखता तुरंत कह सकता था कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि यह बलात्कार का मामला है। उसकी हत्या की गई थी और शोषण के बाद उसे मार डाला गया था। जब डॉक्टर ममता का पोस्टमार्टम किया गया तो उस रिपोर्ट में 10 ऐसे घाव पाए गए जो अत्यधिक भयानक और गंभीर थे। इन घावों से साफ पता चलता था कि डॉक्टर ममता ने अपनी जान बचाने और इज्जत बचाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश की होगी। शायद वह आखिरी सांस तक उन दरिंदों से लड़ती रही होगी जो उससे पर बलात्कार कर रहे थे। उसकी अंगुलियां टूटी हुई थी, हाथों की हड्डियां टूटी हुई थी। कह सकते हैं कि डॉक्टर ममता का पूरा शरीर जख्मी और हड्डियां टूटी हुई थी। उसका मुंह इतनी जोर से दबाया गया था ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना आ सके और इन सभी चीज़ों के फिंगरप्रिंट्स पुलिस को वहां मिले थे।
डॉक्टर ममता का मौत गला दबाने से हुई थी, जिससे साफ हो गया था कि यह एक सामूहिक बलात्कार का मामला था। फिर भी उसी अस्पताल के कुछ डॉक्टर इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रहे थे और इसे आत्महत्या का मामला बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ममता के पिता जोर जोर से कह रहे थे कि उसकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके साथ कुछ भयानक हुआ है। यह बात बहुत तेजी से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक फैल गई। जल्द ही अस्पताल बाहर डॉक्टर ममता को न्याय दिलाने के लिए हजारों डॉक्टर, नर्स और नागरिक इकट्ठा हो गए। इतनी बड़ी भीड़ देखकर और लोगों की डॉक्टर ममता को न्याय दिलाने की तड़प देखकर पुलिस को लगा कि यह मामला मीडिया तक पहुंच जाएगा, इसलिए उन्होंने अगले ही दिन कुछ कार्रवाई दिखानी शुरू की और दूसरे ही दिन एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, क्या वह सच में दोषी था? क्या उसी ने डॉक्टर ममता की हत्या की थी? क्या उसी ने उस पर बलात्कार किया था? और कलकत्ता पुलिस को इस आरोपी के बारे में जानकारी कैसे मिली? इस आरोपी का नाम था संजय रॉय। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में बताने लायक कुछ अच्छा नहीं था, जिसके बारे में आसपास के लोगों की भी अच्छी राय नहीं थी। संजय की 2 बहनें थीं और उसकी माँ उसकी एक बहन के साथ ही रहती थी। उसकी एक बहन पुलिस अधिकारी थी, जबकि दूसरी बहन का परिवार से कोई संवाद नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। उसके बाद परिवार ने उससे संबंध तोड़ लिया था। संजय राय अपनी माँ की भी ज्यादा परवाह नहीं करता था। संजय राय की 4 शादियां हुई थी, जिनमें से पहले 3 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी थी और चौथी पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। संजय राय की शादियां टूटने का एक ही कारण था, उसकी वासनाशीलता स्वभाव। वह अपनी पत्नियों पर अत्याचार करता, उन्हें मारता पीटता था। उसकी सबसे घिनौनी आदत थी कि वह बहुत अधिक शराब पीता था। संजय के इस व्यवहार के कारण उसकी पत्नियां उसे छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, उसकी सास ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह उसकी बेटी पर लैंगिक अत्याचार करता है, उसे मारता पीटता है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। संजय राय को अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखने की बुरी आदत थी। वह हर रोज ऐसे वीडियो देखता और रेड लाइट एरिया में जाकर अपनी शारीरिक भूख मिटाता था। उसके आसपास रहने वाले लोग भी उससे नफरत करते थे। उसके पड़ोस में रहने वाली महिलाएं जब भी उसे देखती, अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती, क्योंकि वह हमेशा घूरता रहता था। पड़ोस में रहने वालों लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे व्यक्तियों को पुलिस की नौकरी कैसे मिल सकती है। संजय रॉय जब भी कहीं बाहर जाता तो हमेशा कोलकाता पुलिस लिखा हुआ टी-शर्ट, कैप और हेलमेट पहनकर ही निकलता। उसकी गाड़ी पर भी कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था। जिन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी, उन्हें भी संजय राय खुद से बता देता था कि वह पुलिस की नौकरी करता है। उसका ऐसा रोब देखकर लोग उससे डर जाते थे, मानो वह सच में पुलिस हो, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। संजय राय पुलिस नहीं था, वह सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अस्पताल में आता जाता रहता था और पुलिस के छोटे मोटे कामों में मदद करता था। इसके बदले में उसे 12 से 13 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती थी। वह
नाम का पुलिस था, काम का नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि 12-13 हजार रुपए में संजय राय का घर कैसे चलता होगा। उसकी तो शराब पीने की आदत थी और वह रेड लाइट एरिया में भी जाया करता था। तो आखिर वह यह सब कैसे मैनेज करता होगा। असल में यह उसकी असली कमाई नहीं थी, उसका असली का कुछ और था जिससे वह पैसे कमाता था। वह पुलिस से जुड़े होने का रौब दिखाता था और आरजी कर अस्पताल में कई मरीजों के नंबर लगवाता, उन्हें भर्ती कराता और बेड दिलवाता था, जिसके बदले में वह उन मरीजों से पैसा वसूलता था। आरजी कर अस्पताल में उसकी इतनी आवाजाही थी कि सिक्योरिटी गार्ड भी अब उसे नहीं रोकते थे, क्योंकि वह उनका जान पहचान वाला बन चुका था। 8 अगस्त 2024 को भी सुबह संजय राय एक मरीज को भर्ती कराने के लिए अस्पताल आया था। मरीज को एडमिट कराने के बाद उसने उस मरीज के परिवार से कुछ देर बात की और फिर अस्पताल से बाहर चला गया। लेकिन उस रात 11 बजे एक दूसरे मरीज की एक्सरे रिपोर्ट लेने के लिए वह फिर से अस्पताल आया। रिपोर्ट लेने के बाद वह अपने एक दोस्त के साथ सोना बाजार नाम के एक रेड लाइट एरिया में गया। वहां उसका दोस्त अंदर एक महिला के साथ गया और संजय बाहर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब उसका दोस्त बाहर आया तो वह दोनों फिर काली घाट नाम के एक और रेड लाइट एरिया में गया। वहां भी उसका दोस्त अंदर गया और संजय बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। इस दौरान एक महिला सड़क से गुजर रही थी और संजय ने उसका पीछा किया और उस पर गंदे टिप्पणी की, लेकिन उस महिला ने उसे वहीं डांटकर भगा दिया और वह वहां से चली गई। फिर उसने अपने एक दोस्त को फोन किया और उससे उसके निर्वस्त्र फोटो मांगे। साथ ही उसने खुद भी अश्लील वीडियो देखे। जब उसका दोस्त बाहर आया तो वे दोनों रात के 1 बजे फिर से अस्पताल के पास पहुंचे। उसका दोस्त वहां से चला गया, लेकिन संजय राय उस मरीज के रिश्तेदार के साथ बैठकर अस्पताल के पीछे बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। कुछ समय बाद उसने खुद ही उसे रिश्तेदार को घर जाने को कहा और फिर कुछ देर तक अकेला शराब पीता रहा। शराब पीते पीते उसने फिर से अश्लील वीडियो देखे। रात के करीब 2:30-3 बजे तक वह वीडियो देख रहा था और शराब पी रहा था। 3:30 बजे वह फिर से अस्पताल में आया और चौथी मंजिल पर स्थित चेस्ट डिपार्टमेंट में पहुंच गया। शराब के नशे में वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, फिर भी लड़खड़ाते हुए कदमों से वह अपने लिए शिकार ढूंढ रहा था। उसके गले में लटका हुआ ब्लूटूथ हेडफोन भी इधर उधर हिल रहा था। जहां वह खड़ा था वहां सामने सेमिनार रूम लिखा हुआ था। वह उस कमरे में गया और 37 से 45 मिनट तक इस सेमिनार रूम में रहा। जब वह सेमिनार रूम से बाहर निकला तब घड़ी में 4:37 हो चुके थे। बाहर आकर वह सीधा अस्पताल के बाहर स्थित पुलिस चौकी में बेफिक्र होकर सो गया। सुबह तक वह गहरी नींद में था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसे याद आया कि रात में उसने क्या किया था। जल्दी से वह उठा और सबसे पहले बाथरूम में जाकर अपने कपड़े धोए ताकि किसी को कोई सबूत ना मिल सके। उसने सभी सबूत मिटा दिए, लेकिन एक चीज भूल गया, जो था उसके जूते। उन पर अभी भी खून के धब्बे लगे हुए थे। दरअसल उस रात
उसने ऐसा कुछ किया था जिसे सुनकर आपका दिल रो देगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उधर जब संजय रॉय सेमिनार रूम से बाहर निकला, उसी सुबह 6 बजे एक इंटर्न्स डॉक्टर सेमिनार रूम में गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक निर्वस्त्र शरीर पड़ा हुआ था और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। यह सब देखकर वह इंटर्न डर गया और अस्पताल के अधिकारियों को जानकारी देने के लिए बाहर निकला। उसने सभी को अंदर का दृश्य बताया। सुबह के 7 बजे अस्पताल के अधीक्षक ने अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को फोन किया। संदीप घोष को अस्पताल पहुंचते पहुंचते सुबह के 8 बज गए। अस्पताल पहुंचकर संदीप घोष ने डॉक्टर ममता को उस हालत में सेमिनार हॉल में पड़ा देखा। वहां की स्थिति को समझा और अपनी केबिन में जाकर 1 घंटे तक बैठा रहा। बाकी डॉक्टर भी चुपचाप विचार में डूबे बैठे थे। ना किसी ने डॉक्टर ममता के घर फोन किया और ना ही किसी ने पुलिस को बुलाने की सोची। उनका 1 घंटा यूं ही निकल गया। सुबह 9 बजे सब कुछ सोचने के बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन उस 1 घंटे के दौरान कई लोग डॉक्टर ममता के सेमिनार रूम में आ जा चुके थे। कुछ ने उसके वीडियो बनाए थे तो कुछ ने उसकी बॉडी की तस्वीर खींची थी, जो आज हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। उन्हीं लोगों के माध्यम से यह तस्वीर वायरल हुई है, जिन्हें कहीं ना कहीं लगा कि डॉक्टर ममता के साथ अन्याय हुआ है और उसका बलात्कार हुआ है। पुलिस जब आई तो उन्होंने भी उसकी बॉडी देखी और उसे तुरंत प्राकृतिक मौत घोषित कर दिया। तब तक सुबह के 11 बज चुके थे। सुबह 11 बजे जाकर उन लोगों को ध्यान आया कि उन्हें डॉक्टर ममता के माता-पिता को फोन करना चाहिए और उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए। बॉडी ऐसी हालत में मिली थी, फिर भी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके माता-पिता से यह क्यों कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि डॉक्टर ममता के शव का पोस्टमार्टम उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच किया गया और रात 8 बजे डॉक्टर ममता का शव उनके माता-पिता को सौंप दिया गया और उसी रात 8 बजे अंतिम संस्कार भी हो गया। सोचिए, सुबह 6 बजे से डॉक्टर ममता का शव वह उसके पास था, लेकिन शाम 8 बजे तक जब उनका शव पुलिस के कब्जे में था, तब तक इस केस के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। ना तो अस्पताल के किसी अधिकारी ने एफआईआर दर्ज की और ना ही पुलिस ने। डॉक्टर ममता के पिता ने महसूस किया कि उसकी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए उन्होंने रात 11:45 में जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि तब तक कोई भी डॉक्टर ममता की मौत को गंभीर से नहीं ले रहा था। अस्पताल ने उसे आत्महत्या का मामला बताकर उसे दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले कुछ डॉक्टरों और नर्स को समझ में आ गया था कि डॉक्टर ममता के साथ बलात्कार हुआ है और उन्होंने आवाज उठाई। यह खबर दूसरी अस्पताल तक भी पहुंच गई और डॉक्टर ममता को न्याय दिलाने के लिए दूसरे अस्पतालों से डॉक्टर और नर्स भी समर्थन में आए और अस्पताल के बाहर इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे। तब जाकर यह मामला सामने आया, वरना बड़े अधिकारियों ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जनता की आवाज के सामने उनका प्रयास विफल हो गया। जनता के दबाव के कारण पुलिस भी घबरा गई और समझ गई कि यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत सीसीटीवी कैमरों की जांच की। चेस्ट डिपार्टमेंट के इलाके में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति
को देखा, जो हेडफोन पहनकर सेमिनार हॉल में गया था, लेकिन 40 से 45 मिनट बाद जब वो बाहर आया तो उसके गले में कोई हेडफोन नहीं था। यह हेडफोन संजय रॉय के फ़ोन से जुड़े हुए थे, इसीलिए पुलिस ने इस हेडफोन के आधार पर सुबह संजय राय को गिरफ्तार कर लिया। संजय रॉय ने भी अपने अपराध को कबूल किया और कहा कि मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर और जनता का मानना था कि यह अपराध केवल संजय राय का नहीं हो सकता। संजय राय अकेला इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर ममता की बॉडी जिस हालत में मिली थी वह सोचने पर मजबूर कर रही थी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ममता के गुप्तांग में 151 ग्राम वीर्य पाया गया था। एक व्यक्ति का वीर्य लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। भले ही किसी व्यक्ति ने 2 या 3 बार बलात्कार किया हो तो भी 40 से 50 ग्राम तक वीर्य हो सकता है, लेकिन 151 ग्राम वीर्य होना इस बात का संकेत था कि यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 4-5 लोगों का हो सकता है। यही से इस घटना को सामूहिक बलात्कार का नया मोड़ मिला, जहां अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पुलिस ने अभी तक अस्पताल के प्रिंसिपल की सही से जांच क्यों नहीं की। पुलिस की इस कार्रवाई से न तो मृत लेडी डॉक्टर के माता-पिता संतुष्ट थे और न ही उसकी ओर से आवाज उठाने वाले लाखों डॉक्टरों। पुलिस की इस निष्क्रियता के कारण 5 दिनों के भीतर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन जब तक यह केस सीबीआई के पास पहुंचा तब तक यह पूरी तरह से जटिल हो चुका था। जहां मृत शरीर मिला था उसी से सेट एक कमरे में निर्माण का काम शुरू कर दिया गया था। सोचने वाली बात यह है कि जहां यह कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था वहीं पास में पुलिस भी तैनात थे, लेकिन उन्होंने इस काम को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर आपके अस्पताल में एक मृत शरीर मिला है और एक बड़ा अपराध हुआ है तो आप वहां पर निर्माण का काम तुरंत कैसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी अस्पताल में काम करने वाले कुछ डॉक्टरों और नर्सों को मिली, उन्होंने तुरंत वीडियो बनाकर यह खबर बाहर लीक कर दी और काम बंद कर दिया गया। फिर 14 अगस्त की रात को जब कई डॉक्टर लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, उसी वक्त हजारों की भीड़ में कुछ लोग अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे। वह सेमिनार हॉल तक पहुंच गए और वहां भी तोड़फोड़ की। क्या यहाँ कुछ सबूत नष्ट करने की योजना थी? जब इतनी भीड़ अस्पताल में घुस रही थी तब पुलिस कहाँ थी? दरअसल वह भी भीड़ और पत्थरबाजी देखकर पुलिस भी वहां से भाग गई अपनी जान बचाते हुए। अगर पुलिस को पता था कि इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों की भीड़ आने वाली है तो वहां और अधिक कर्मचारियों को तैनात होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या यह था कि बड़े लोगों के चेहरे और उनके नाम सामने आने से बचाए जा रहे थे? वहां कुछ सबूत नष्ट किए जा रहे थे? यह सवाल उस समय सभी के मन में उठ रहे थे। उसके बाद एक नया नाम सामने आया, अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का, क्योंकि संदीप घोष एक भ्रष्ट इंसान थे। जब मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए सूची तैयार की गई थी तो उस सूची में संदीप घोष का नाम 16वें नंबर पर था। 4 मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन रातों रात संदीप घोष 16वें नंबर से पहले नंबर पर आ गए और उन्हें आरजीकर अस्पताल मिला। इसके पीछे उसकी राजनीतिक ताकत थी। डॉक्टर संदीप घोष का मुख्य उद्देश्य सभी सूत्र अपने हाथ में लेकर पैसे वसूल करना था। नियुक्ति के बाद संदीप घोष ने गलत काम करना शुरू कर दिया। यह उल्लेखनीय है
कि उन्हें 2 बार स्थानांतरित किया गया, 31 मई 2023 और 11 सितंबर 2023। लेकिन तबादला होने के बावजूद संदीप घोष ने प्रिंसिपल की अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। संदीप घोष द्वारा तैयार किए गए छात्रों के सूची के माध्यम से कॉलेज में उगाही का काम भी चल रहा था, इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि इस मामले में संदीप घोष का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इस केस में कई सवाल उठाते हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। जिस तरह आप मृत शरीर वहां निर्माण कार्य क्यों शुरू किया गया, रात में आई भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा और सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। क्या वहां कुछ सबूत नष्ट किए जा रहे थे? और अगर सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय अकेला स्पष्ट रूप से दिख रहा था, तो आज तक उसका सीसीटीवी वीडियो सामने क्यों नहीं आया? क्या इसका मतलब है कि सीसीटीवी कैमरे में संजय राय के साथ और भी डॉक्टर थे जिनके चेहरे को सामने नहीं लाया जा रहा है? जैसे जैसे सीबीआई इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, यह मामला और भी जटिल होता जा रहा है। जवाब तो अब तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन जांच के दौरान और भी सवाल मन में उठ रहे हैं। हर कोई इस मामले में अपना फायदा देख रहा है और राजनीति भी इसमें शामिल हो रही है। जिस पिता ने दिन रात मेहनत करके सिलाई मशीन चलाकर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, पैसा जोड़कर उसकी पढ़ाई पूरी की, उसे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया, आज वही उनकी प्यारी बेटी उनसे छिन गई। उसने भी कितनी मेहनत की, रात दिन पढ़ाई की, एक प्रसिद्ध डॉक्टर बनने का सपना देखा और वह डॉक्टर बन भी गई, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं है। इसने अपनी कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया। जिस अस्पताल में वह 24-24 घंटे 36-36 घंटे काम करती थी, अपने खुद के घर में रहने से ज़्यादा वह अस्पताल में ही रहती थी। वह अस्पताल आज उसका दूसरा घर बन चुका था और उसी घर में उसके साथ अत्याचार हुआ, उसका बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और अभी तक यह मामला केवल संजय राय तक ही सीमित है। क्या सचमुच संजय राय इस अपराध में अकेला है? जांच इसी सवाल पर अटकी हुई है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसके साथ और कौन था। भले ही संजय राय ने इस अपराध को स्वीकार कर लिया है, तो भी अब तक उसे फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? इसका मतलब यह है कि हमारी डॉक्टर लेडी को अब तक न्याय नहीं मिला है। आपको क्या लगता है, क्या इस डॉक्टर लेडी को जल्द से जल्द न्याय मिल पाएगा? क्योंकि सीबीआई की जांच में हर बार कुछ नया खुलासा होता है और केस कहीं किनारे हो जाती है। एक महिला की यहाँ हत्या की गई है और अब एक स्त्री की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि आज महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना काम की जगह पर, ना अपने किसी विश्वासी के घर में, ना स्कूल में, ना सड़क पर और ना ही अस्पताल में। सच तो यह है कि आज एक लड़की अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है और ना ही परिचित जगह पर सुरक्षित है। हमारे समाज में यही हाल है। जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो समाज उसे ही दोष देता है। कहते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, वह रात रात भर बाहर रहती होगी, क्लबों में घूमती होगी और उसने ही सामने वाले व्यक्ति को उकसाया होगा, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगर आपके बेटे गलत काम कर रहे हो, रात को 12-1 बजे घर लौट रहे हो, तो क्या आप माता पिता के रूप में उसकी सही से निगरानी कर रहे हैं? क्योंकि वह लड़का है, उसे कुछ भी करने की छूट दी जाती है।
क्या आपने मान लिया है कि लड़का कभी गलत नहीं हो सकता? इस वजह से उनमें अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अगर उसी समय माता-पिता अपने बेटे को सही गलत समझाएं और सजा दे तो उनमें यह अपराधी प्रवृत्ति कम हो सकती है। वह महिलाओं का सम्मान करना सीखेगा और आपका बेटा अपराध से बचेगा। इसीलिए माता-पिता को अपने बच्चों को महिलाओं का आदर करना सिखाना चाहिए। बच्चों की गलतियों को समय पर सुधारना चाहिए। लड़कियों की इज्जत करना माता-पिता को अपने बेटे को सिखाना चाहिए। लेकिन आज भी कुछ माता-पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, उनकी गलतियों को छिपाते हैं और आगे चलकर उनके बच्चे ऐसे अपराध कर बैठते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, इस बहन के साथ इतना गलत होने के बावजूद उसे अभी तक न्याय नहीं मिला। इसके अपराधी अभी भी जेल में जिंदा हैं और कुछ तो बाहर घूम रहे हैं। आज हम सबको एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी बेटियां, हमारी बहनें हमारे समाज में सुरक्षित हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते हैं? यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जो समाज में सुरक्षा की उम्मीद करती है, जो हर दिन डर के साए में जीती है। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल कोई और बेटी, कोई और बहन इसी अंधकार में खो जाएगी। मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या आप इसकी चुप्पी का हिस्सा बनेंगे या उसकी आवाज़ बनेंगे? इंसाफ की यह लड़ाई हम सबकी है। अगर आप भी मानते हैं कि इसे न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो के नीचे अपनी आवाज़ उठाएं। अपनी एक टिप्पणी उसकी न्याय की यात्रा को तेज कर सकती है। हम मिलकर उस बेटी को इंसाफ दिला सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।